अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना है। पेज नंबर 1 पे आ जाए। पेज 1। अभी तक जो पढ़ रहे थे ना, वो एक एसिड की बात हो रही थी, एक पीपी, एक इंटेंजिबल एसिड। अब है पूरा ग्रुप, और समझने के लिए आप सीजीयू टाइप कह सकते हैं इसको, मतलब पूरी फैक्ट्री। तो इसको कहते हैं डिस्पोजल ग्रुप। अगर पूरा ग्रुप बेचना है, यानी उसके अंदर सीजीयू टाइप है, डिस्पोजल ग्रुप सीजीयू, इसके अंदर बहुत सारे एसिड्स हैं, तो उस ग्रुप को भी हम नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल की बजाय डिस्पोजल ग्रुप हेल्ड फॉर सेल कह रहे होंगे। और उसको भी हेल्ड फॉर सेल साबित करने के लिए पेज नंबर 1, ये जो सारा कुछ क्लासिफिकेशन हेल्ड फॉर सेल के लिए था, आप अब इस पे गौर करेंगे तो जहां जहां नॉन करंट एसेट लिखा हुआ है ब्रैकेट में, वहां डिस्पोजल ग्रुप लिखा हुआ है। यानी उस पूरे ग्रुप के लिए ये लेबल लगाने के लिए भी यही कंडीशंस। ये जो क्लासिफिकेशन लिखी हुई है सारा कुछ वही, बस साथ ब्रैकेट में डिस्पोजल ग्रुप आ गया। तो क्लासिफिकेशन एज हेल्ड फॉर सेल के लिए यही सारी कंडीशंस हैं। फिर उसके बाद जहां मैंने इसकी अकाउंटिंग बताई थी, लॉस कैलकुलेट करना, वहां पर भी आप देखें पेज 2, पेज 3, जहां भी एसेट का जिक्र है ब्रैकेट में साथ ग्रुप का भी जिक्र है। तो जो कुछ अब तक हम एक एसेट के लिए पढ़ रहे थे, वही सारा कुछ एसेट की जगह ग्रुप आ गया। बस एक एक्स्ट्रा काम यह होगा कि जब एसेट एक था तो लॉस उसी एसेट का, लेकिन अगर पूरा ग्रुप है तो लॉस को बांटना पड़ेगा। और इसको बांटने के लिए जैसे IAS 36 में बांटते थे, पहला शिकार गुडविल और उसके बाद बाकी सारे एसेट्स। लेकिन इसमें और IAS 36 में फर्क यह है कि वहां पर जितने भी एसेट्स थे वो सब अपने अपने IAS में मौजूद थे, कि वहां से निकल के IAS 36 में आ गए थे, अपने IAS में मौजूद थे। अब ये सब अपने अपने IAS से निकल के IFRS 5 के अंदर गिर गए आके। तो इसलिए अब किसी में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी और किसी की कोई लिमिट नहीं होगी। सिर्फ इसमें और 36 में फर्क यह है कि वहां पर लिमिट लग जाती थी, यहां पर कोई लिमिट नहीं है। सबसे पहला शिकार गुडविल, उसके बाद जो लॉस बटा वो सारे एसेट्स हो जाएगा, सारे के सारे एसेट्स को, बगैर किसी लिमिट के। यहां तक बात ओके। लेकिन अगर हम पूरी फैक्ट्री बेच रहे हैं तो उस फैक्ट्री में कोई ऐसे एसेट्स भी हो सकते हैं जिन पे ये IAS नहीं लगता, और इन्वेंट्री भी हो सकती है, उस फैक्ट्री के अंदर पड़ी हुई इन्वेंट्री भी हो सकती है, उस पे IAS नहीं लगता। तो वो होंगे इस ग्रुप का हिस्सा, यानी वो इस ग्रुप के नाम के अंदर छुप गए और वो करंट एसेट्स में शो हो रहे होंगे। लेकिन जब लॉस बांटने लगेंगे तो उनमें लॉस नहीं बटेगा। दोबारा, कुछ ऐसे एसेट्स जो इस ग्रुप का हिस्सा हैं लेकिन उन पे IFRS 5 नहीं लगता, स्कोप के अंदर वो बाहर निकल गए, स्कोप आउट हो गए हुए हैं, लेकिन वो हैं वैसे ग्रुप का हिस्सा। तो डिस्पोजल ग्रुप हेल्ड फॉर सेल, जब एक लाइन आ रही होगी तो उस लाइन के अंदर वो छुपे हुए हैं, लेकिन जब लॉस बंट रहा है तो उनको लॉस नहीं बटेगा। ये पेज 1 के ऊपर, पेज 1 पे जहां ये स्कोप लिखा हुआ है, तो स्कोप की लाइन शुरू से पढ़ें, क्या है? हाँ जी, दी मेजरमेंट प्रोविजंस। मेजरमेंट यानी ये जो लॉस की कैलकुलेशन है और उसका चार्ज करना है, ये इन आइटम्स पे नहीं लगता। और उसके जब लिस्ट खत्म हो रही है तो नीचे क्या लिखा है? F के नीचे हाउएवर क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन में जरूर ये इस IAS के अंदर आ रहे हैं, यानी इनको लॉस नहीं बटना इन आइटम्स को। लेकिन अगर ये डिस्पोजल ग्रुप का हिस्सा है तो फिर वो इस डिस्पोजल ग्रुप के हिस्से में शामिल होकर करंट एसेट्स के अंदर, डिस्पोजल ग्रुप हेल्ड फॉर सेल के अंदर छुप गए। उनको लॉस नहीं बटा, लेकिन वो इस डिस्पोजल ग्रुप की हेडिंग के अंदर छुप जाएंगे। ये स्कोप की पहली और आखिरी लाइन का मतलब है। बाकी मैं सवाल कराता हूं तो और बेहतरी हो जाएगी। अच्छा, इस सवाल से पहले एक दो चीजें और देख लें। पेज 3 के टॉप पे, पेज 3 के टॉप पे। अच्छा, अभी सवाल से ना, अभी कुछ कच्चा कच्चा है, सवाल से बेहतर हो जाएगा, लेकिन मैं एक दो पॉइंट्स पढ़ा के सवाल पे ले जा सकूंगा। हमने डिस्पोजल ग्रुप समझ आया कि नहीं? पूरा सीजीयू। अगर हमने 31 दिसंबर 22 पे एक डिस्पोजल ग्रुप को क्लासिफाई कर दिया था हेल्ड फॉर सेल, और इसके अंदर जितने भी एसेट्स थे सिवाय उनके जो स्कोप आउट हैं, उनको लॉस भी बांट दिया था। कुछ वजह हुई कि ये अगले साल भी नहीं बिक सका, 31 दिसंबर 23 आ गया। अब हमने इस डिस्पोजल ग्रुप की कैरिंग अमाउंट को फिर से किससे कंपेयर करना है? अगला साल आ गया है, डिस्पोजल ग्रुप की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अच्छा, डिस्पोजल ग्रुप की कैरिंग अमाउंट कैसे निकलेगी? इसके अंदर जितने भी हैं उनकी कैरिंग अमाउंट को ऐड करके। इस ग्रुप में जो ऐसे एसेट्स थे जो IFRS 5 के स्कोप में नहीं थे, 23 में उनको अपने अपने IAS के मुताबिक अपडेट करेंगे। बहुत मुश्किल बात होगी।
उनको अपने अपने आईएस के मुताबिक अपडेट करेंगे, फिर दोबारा वो लाइन में खड़े हो जाएंगे इस ग्रुप का हिस्सा बनकर। जब हम 23 में इस डिस्पोजल ग्रुप की कैरिंग अमाउंट को फिर से फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल से कंपेयर करने लगेंगे, तो कैरिंग अमाउंट कैसे निकलेगी? सब एसेट्स की कैरिंग अमाउंट ऐड करके ना। तो अब 23 में डिस्पोजल ग्रुप की जब कैरिंग अमाउंट निकालने लगेंगे और उसके अंदर वो एसेट्स जो आईएफआरएस 5 के स्कोप में नहीं है, उनकी कैरिंग अमाउंट कहां से निकलेगी? अपने अपने आईएस में 23 पे खड़े होकर वो अपडेट होकर फिर अब ग्रुप में आके शामिल हो जाएंगे आईएफआरएस 5 की अकाउंटिंग करवाने के लिए। तो पेज 3 के टॉप पे जो बोल्ड करके लिखा हुआ है मैंने, वो ये लिखा हुआ है। पेज 3 के टॉप पे डब्बे में बोल्ड करके बुलेट पॉइंट लिखा हुआ है, ये पढ़ लें। जी बिल्कुल। क्या जी? तो उसको इन्वेंट्री अगर ग्रुप के अंदर होगी तो उसको लॉस नहीं बढ़ेगा, पहले सीजीओ में भी नहीं बढ़ता था, डैश लग जाएगा उसके आगे। हाँ हाँ, क्योंकि डिस्पोजल ग्रुप के अंदर जो जो शामिल है वो है, क्या पता भी हो। अरे वो डिस्पोजल ग्रुप का हिस्सा है, प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्पोजल ग्रुप का हिस्सा ही है वो आइटम्स, उनको अलग से बैलेंस शीट में नहीं दिखा रहे होंगे हम। डिस्पोजल ग्रुप हेल्ड फॉर सेल एक लाइन के अंदर वो सब छुपे हुए होंगे, तो चूंकि वो ग्रुप के अंदर ही शामिल है तो उनको उनके अंदर शामिल रहना अपनी कैरिंग अमाउंट के साथ। अरे छुपे हुए तो मैं छुपे हुए कह रहा हूं ना। छुपे हुए का मतलब है कि एसओएफपी के करंट एसेट्स में डिस्पोजल ग्रुप के नाम से एक लाइन आइटम आ रही होगी। अब ये फिगर होगी 340 मिलियन। ये 340 मिलियन के ब्रेकअप में वैसे अंदर पता है कि इतनी इन्वेंट्री है, इतना प्लांट है, इतनी बिल्डिंग है। छुपे हुए मतलब ये नहीं कि बिजनेस को नहीं पता, छुप के जाके इधर कोनों में। छुपे हुए का मतलब है कि एसओएफपी के फेस पे वो अलग अलग नहीं आ रहे, तो चूंकि वो आइटम ग्रुप का हिस्सा बन गई हुई हैं तो वो ग्रुप का हिस्सा है। जब 23 में डिस्पोजल ग्रुप की कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट कर रहे होंगे तो उनको अपने अपने आईएस के मुताबिक अपडेट करेंगे, फिर इस ग्रुप की लिस्ट में वो शामिल होंगे, फिर ग्रुप की टोटल कैरिंग अमाउंट निकलेगी, फिर उस कैरिंग अमाउंट को ग्रुप की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल से कंपेयर करेंगे। वो तो अपने आईएस निकल गया हुआ है ना, प्लांट तो निकल गया हुआ है, वो तो आईएफआरएस 5 में आ गया हुआ है। मैं उन आइटम्स की बात कर रहा हूं जो आईएफआरएस 5 में मेजरमेंट के लिए नहीं है, जो स्कोप में लिखे हुए हैं, लेकिन डिस्पोजल ग्रुप का हिस्सा वो हैं। अभी सवाल करते हैं ना तो बात और बेहतर हो जाएगी। हाँ जी, पेज 4 के 3 के टॉप पे ऊपर बोल्ड पॉइंट। ओके, अच्छा 3 के मिड में फॉर डिस्पोजल ग्रुप करके मैंने 1 2 3 लिखा हुआ है, वो भी पढ़ लें और एग्जाम नोट का डब्बा भी पढ़ लें। चलें पढ़ लिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 पे आ जाए, मैं बोर्ड पे करता हूं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 मैं करता हूं बोर्ड पे। प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 पढ़ ले, मैं करता हूं। जी 30 जून 20 पे खड़े हैं और पूरा डिस्पोजल ग्रुप क्लासिफाई होने से जस्ट पहले की
आपको कैरिंग अमाउंट्स और फेयर वैल्यूज दी हुई हैं। तो डिस्पोजल ग्रुप में इनको उतारने से पहले चाहे IFRS 5 के स्कोप में आते हैं चाहे नहीं आते हैं, यानी जैसे PPE है इस पर IFRS 5 लगता है, इसको भी अभी लाने लगे IFRS 5 में तो अपने IS में अपडेट करके ही लाएंगे। 30 जून 20 के ऊपर जो इनकी कैरिंग अमाउंट्स दी हुई हैं, गुडविल, PPE, रिवैल्यूएशन वाली, PPE कॉस्ट वाली, इन्वेंट्री और फाइनेंशियल एसेट्स, तो हमें पहले इनके ऊपर अपने अपने IS लगाने पड़ेंगे। जैसे PPE जो रिवैल्यूएशन मॉडल वाला है, चूंकि ये रिवैल्यूएशन मॉडल वाला है तो इसको लाने से पहले रिवैल्यू कर लें। अभी कहां खड़ा है ये 460 और हम इसको 60 डाउन करके 400 पे ले आते हैं, ये हमने रिवैल्यू कर लिया। फिर उसके बाद इन्वेंट्री IS2 कितनी आ रही है, तो इसको हम 20 राइट डाउन करके NRV पे ले आए, ये हमने रिवैल्यू कर लिया और ये हमने NRV राइट डाउन कर लिया। और इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंशियल एसेट्स पढ़ाने मैंने आपको, तो अगर तो पुरानी बातें याद है तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूं। किसी कंपनी के जो शेयर खरीदे होते हैं, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनको ईयर एंड पे फेयर वैल्यू पे अपडेट करना ही करना होता है। तो इसलिए अभी इस वक्त कितना आ रहा है, उसको हम फेयर वैल्यू पे अपडेट करके 150 पे ले आएंगे। अब ये हमारे पास अपने अपने IS में अपडेट हो गए। अब हमने IFRS 5 की क्लासिफिकेशन करनी है, अब होने लगी है। तो इन सब एसेट्स की अपने अपने IS के मुताबिक कैरिंग अमाउंट कितनी आ गई, क्या क्या है, गुडविल जी 150, PPE रीवैल्यूएशन वाला जी 400, PPE कॉस्ट मॉडल वाला 570, और क्या है इन्वेंट्री 220, और क्या है इन्वेस्टमेंट 150। ये इस वक्त अपने अपने IS पे अपडेट होने के बाद की पोजीशन है। तो इस डिस्पोजल ग्रुप की कैरिंग अमाउंट क्या हो गई 1490, जबकि इसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी है, तो 190 का हो गया लॉस, और इस लॉस का पहला शिकार, और ये दोनों शिकार नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि IFRS 5 में ये नहीं आते। तो अब ये 40 का लॉस इन दोनों में बंट जाएगा, यानी 40 इंटू 400 ओवर 970, 40 इंटू 570 ओवर 970, चले 17, 23। तो डिस्पोजल ग्रुप में एसेट्स जो जो इसका हिस्सा थे उनको लाने से पहले अपने अपने IS में अपडेट करके लाएंगे। उसके बाद इसको डिस्पोजल ग्रुप कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल से कंपेयर करके लॉस निकलेगा और वो इनको बंट जाएगा। और रिक्वायरमेंट क्या थी, तो ये होगी 0, 383, 547, 220, 150। हाँ जी डन। चलें अब ना ऐसा करें कि ये प्रैक्टिस क्वेश्चन वाले पेजेस पलटें आगे, तो आई कैप के पास से पढ़ लें। हाँ जी पहुंचे, पहले क्वेश्चन पे आ जाए।
दिसंबर 17। पढ़ लें। हाँ जी, पढ़ लिया। रिक्वायर्ड इम्पेयरमेंट लॉस एलोकेट करना है इंडिविजुअल एसेट्स को। 0.1 IAS 36, 0.2 IFRS 5। ये कैसे पता? ये तो नहीं लिखा IAS 36। इस वक्त ये एक सीजीयू है और सीजीयू ही, ये सवाल सीजीयू का ही है, यानी ये IAS 36 का सवाल है। पार्ट 2 में तो उसने खुद से इसको IFRS बना दिया, वरना ओरिजिनली IAS 36 का सवाल है। तो इस वक्त एक सीजीयू की कैरिंग अमाउंट दी हुई है और उनमें से जिन जिन इंडिविजुअल्स एसेट्स की फेयर वैल्यूलेस कॉस्ट टू सेल पता थी वो लिख दी हुई है, और वैल्यू इन यूज पूरे सीजीयू की और पूरे सीजीयू की फेयर वैल्यूलेस कॉस्ट टू सेल दे दी। तो रिक्वायरमेंट 1 ये डायरेक्टली IAS 36 का ही सवाल है। रिक्वायरमेंट 2 उन्होंने कहा है कि अगर आप इसको डिस्पोजल ग्रुप मान लें तो फिर देखें लॉस कैसे बटेगा। तो क्या फर्क आएगा दोनों में? लिमिट्स का फर्क आएगा। जब IAS 36 सॉल्व करेंगे तो जिन जिन एसेट्स की लिमिट है उनकी लिमिट तक पहुंच के बाकियों में बांटना पड़ेगा, और जब पार्ट 2 सॉल्व कर रहे होंगे तो फिर लिमिट नहीं है। तो आप 0.1 कभी दिल करे करने का तो कर दें, अभी आप 0.2 कर दें सॉल्व। आप 0.2 सॉल्व कर दें, अभी एक मैंने कर दिया ना बोर्ड पे, अभी आप करें। रिक्वायरमेंट 1 कभी दिल किया करने का तो कर देना IAS 36 है, अभी आप रिक्वायरमेंट 2 सॉल्व कर दें। डिस्पोजल ग्रुप के अंदर एसेट्स को पहले अपने अपने IAS पे अपडेट करना है, फिर डिस्पोजल ग्रुप में लाना है और लॉस बांटना है, बिल्कुल जैसे भी प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 में किया था। तो रिक्वायरमेंट 2 आप सॉल्व कर दें।
अरे इतना लंबा तो सवाल ही नहीं था यार, लिख के करना था, सोल्यूशन नहीं देखना, लिख के करना है। हाँ जी, जो लोग भी लिख के कर रहे थे, पॉइंट 2 डन। कोई सवाल? हाँ जी, अच्छा, रिक्वायरमेंट 1 में कि 2 में? 2 में कहाँ कर रहे हैं माइनस? तो 22 में से 3 गुडविल को चला गया ना। सरप्लस का तो पॉइंट 2 में कोई काम नहीं किया। हाँ जी, दिसंबर 17 पॉइंट 2। ओके, ये पॉइंट 1 हस्बे तौफीक कभी करना हो तो कर लेना जी। नहीं, उन्होंने स्टेरिक्स लगा के लिखा हुआ है ना, सवाल में लिखा तो हुआ है कि 30 जून 17 पे सरप्लस इतना है, तो इससे अंदाजा हो रहा है कि अपडेटेड है ये, यानी यकीनन 22 मिलियन फेयर वैल्यू थी, कॉस्ट टू सेल की वजह से वो 21.7 हो गई है। क्या डायरेक्ट वाला? फिर भी हम इसको 21.7 पे तो नहीं कर सकते रीवैल्यू, वो तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है, तो हमें इसको 22 पे ही रखना पड़ता। हाँ जी, दिसंबर 17 में और सवाल? चले जी चैप्टर में वापस।
पेज 1 पे ये मैंने दरमियान में एक डब्बा बनाया है, पढ़ना है तो पढ़ लें, समझा चुका हूं सारी बातें, पढ़ना है तो पढ़ लें। पेज 1 के तकरीबन दरमियान में एक बॉक्स बनाया हुआ है डिस्पोजल ग्रुप, पढ़ना है तो पढ़ लें। बुलेट पॉइंट 2 इसका मैं करा चुका आपको। बुलेट पॉइंट 1 में बस वैसे ही डिफाइन किया हुआ है कि डिस्पोजल ग्रुप होता क्या है, और बुलेट पॉइंट 2 में ये हम कर चुके, गुजार ले नजरों से ताकि कुछ रह ना जाए। पहले पेज पे तकरीबन दरमियान में डिस्पोजल ग्रुप का डब्बा, ठीक है। अच्छा, पेज 4 पे आए और मेरा ख्याल है समझ आ जाएगी आपको। पेज 4 पे पॉइंट नंबर 4 पढ़ के देखें। कॉन्टेक्स्ट बता देता हूं। जब एक एसेट हम वापस ले जा रहे थे घर, IFRS 5 से बेइज्जती करा के वापस जाना था, तो क्या कर रहे थे, उसको हम लाए IAS 16 के दरवाजे पे, जो उस वक्त कैरिंग अमाउंट होती और रिकवरेबल अमाउंट उनमें से लोअर पे। अगर डिस्पोजल ग्रुप वापस जा रहा हूं, यानी डिस्पोजल ग्रुप बेचने का इरादा बदल गया, तो फिर क्या करेंगे। ये पॉइंट 4 सारा पढ़ लें। मुझे उम्मीद है कि अगर आप जाग रहे हैं तो शायद बात समझ आ जाए सारी। पॉइंट 4 सारा पढ़ लें, पेज 4 पे पॉइंट 4 सारा। हाँ जी, डिस्पोजल ग्रुप में लायबिलिटीज भी हो सकती हैं, वो तो सीजीयू के अंदर भी हो सकती थी कि अगर प्लांट सीजीयू का हिस्सा है तो उसकी रिलेटेड प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग भी उसका हिस्सा हो सकती थी। तो ये वही बात इस डिस्पोजल ग्रुप के अंदर भी है। हाँ जी, पढ़ लिया। चलें, लास्ट चीज आई इसकी, पेज 4 के एंड पे है, पेज 4 का एंड, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। बिजनेस की वो फैक्ट्री, और फैक्ट्री जरूरी नहीं है, आप सीजीयू समझ लें। बिजनेस की वो सीजीयू जो इस साल करंट ईयर में या बिक गया हो, या बंद हो गया हो, या हेल्ड फॉर सेल का लेबल लग गया हो। बिक गया हो, खत्म हो गया हो, या हेल्ड फॉर सेल का लेबल लग गया हो, उसको डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस कहते हैं। ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की पहली ही लाइन के अंदर ये बात लिखी हुई है, पेज 4 के एंड पे। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस वो सीजीयू जो इस साल में बिक गया हो या हेल्ड फॉर सेल का लेबल लग गया हो, उसको डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस कहते हैं। हाँ जी। अच्छा, अब इसका करना क्या है।
इसकी अकाउंटिंग नहीं है। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के बारे में सिर्फ इतना आईएएस ने कहा हुआ है कि अगर कोई बिक गया हो या हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई हो गया हो तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर सेल्स से लेके नेट प्रॉफिट तक, जैसे इस साल इस बिजनेस ने टोटल 400 मिलियन की सेल्स की, उन 400 मिलियन की सेल्स में से 80 मिलियन की सेल्स उस फैक्ट्री से रिलेटेड थी जो इस साल में या तो बंद हो गई है या हेल्ड फॉर सेल का लेबल लग गया है, और बाकी 320 बाकी फैक्ट्री से। इस फैक्ट्री से जो कुछ भी था इसमें प्रॉफिट कमाया है इसने 10, और बाकी बिजनेस से इसने प्रॉफिट कमाया है 110। तो वैसे बिजनेस की सेल्स 400 मिलियन है, बिजनेस का प्रॉफिट 120 मिलियन है, लेकिन IFRS 5 ये कह रहा है कि दुनिया वालों को ये भी तो पता चले कि ये जो इनकम स्टेटमेंट में बाहरें लगी हुई हैं अगले साल ये होनी नहीं है, तो दुनिया वालों को बताएं कि इसमें से कितना पोर्शन है जो अगले साल उनको नजर नहीं आएगा। ये नोट्स में तो बताना ही बताना है। उसके अलावा इनकम स्टेटमेंट के फेस पे सेल्स 400 की बजाय 320 लिखेंगे, सारे एक्सपेंसेस ये वाले लिखेंगे, और एंड पे प्रॉफिट आएगा 110। ये जो मैं चीज अभी बता रहा हूं ना, ये कंसोलिडेशन में दोबारा डिस्कस होगी। इसको कहेंगे प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, और इसमें अलग से 10 ऐड करके दिखाएंगे जिसको कहेंगे प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, फिर ये 120 बनेगा। तो वो CGU जो इस साल या तो बंद हो गया या हेल्ड फॉर सेल का लेबल लग गया, इनकम स्टेटमेंट में भी कैश फ्लोज में भी, उसको बाकियों से हटा के दिखाना। बाकी इनकम स्टेटमेंट अपनी जगह, जब उसका नेट प्रॉफिट आ जाएगा उसको कहेंगे प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, और उस बंद हुई फैक्ट्री या लेबल लगी फैक्ट्री से जो कमाया वो अलग से लिख के प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन कहलाएगा। और अगर ये बंद हुई फैक्ट्री है तो बस, लेकिन अगर ये लेबल लगी फैक्ट्री है, कौन सा लेबल, तो इस 10 के साथ ही मिला देंगे जो इस डिस्पोजल ग्रुप का गेन लॉस है। कौन सा गेन लॉस, जो भी कुछ देर पहले पढ़ा है, यानी अगर इस डिस्पोजल ग्रुप के ऊपर 2 मिलियन का लॉस है तो ये 8 शो हो जाएगा। गेन है, गेन तो खैर क्या होगा, तो इसके अंदर ही वो लॉस नेट हो जाएगा। अगर बंद हुई फैक्ट्री है तो बस 10, और अगर लेबल लगी फैक्ट्री है तो जो उसके ऊपर गेन लॉस आना है वो इसी 10 के अंदर नेट होना है। तो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस को अलग से डिस्क्लोज करना होता है, इनकम स्टेटमेंट के फेस पे भी, कैश फ्लोज के अंदर भी। और अगर वो बंद हो गया तो फिर तो बैलेंस शीट से बाहर निकल गया, लेकिन अगर वो लेबल लगा हुआ है तो बैलेंस शीट के अंदर मौजूद है, तो उसको फिर डिस्पोजल ग्रुप हेल्ड फॉर सेल अलग से शो भी कर रहे होंगे। उसके एसेट्स को जैसे पहले डिस्पोजल ग्रुप कर रहे थे, मतलब बैलेंस शीट वही है जो पहले बता चुका, इनकम स्टेटमेंट अब बताइए कि उसको अलग से एक लाइन आइटम प्रेजेंट किया जाएगा। अच्छा, अब आपने काम क्या करना है, क्योंकि ये है काम आपके ध्यान से करने वाला, और अगर मैं आपको भी सामने स्क्रीन खोल के बता भी दूंगा तो ध्यान से करने वाला काम है। अब चाहे आप संडे को करें चाहे सैटरडे को करें, जब आपका दिल करे, बस जब आप मंडे को आए तो ये काम कराना तो बहुत मेहरबानी आपकी। मैं शुरू में इस काम का रिव्यू देके तो फिर अगला ये शुरू कर दूंगा। काम आपने ये करना है कि पेज 6 ऑनवर्ड्स मैंने ना एक बेसिक डाटा लिखा, पेज 6 पे देखिए, और फिर उस बेसिक डाटा से मैंने पेज 7, पेज 8, पेज 9 और पेज 10 4 सिनेरियोज बना के दिखाए। बेसिक डाटा वही लिया है और उसके 4 सिनेरियोज बना के दिखाए। आपने करना यह है कि इन चारों सिनेरियोज को अच्छी तरह देख के समझ के आना है कि कहां बैलेंस शीट में मैं क्या ले गया, कहां इनकम स्टेटमेंट में क्या ले गया। वैल्यूज कोई मैंने गहरी नहीं रखी है, वैल्यूज इजीली पता चल जाएंगी, लेकिन मेन चीज है कि आप इसकी प्रेजेंटेशन देख सकें कि किस सिनेरियो में इनकम स्टेटमेंट के फेस पे क्या आ रहा है और किस सिनेरियो में एसओएफपी के फेस पे क्या आ रहा है। ओके, इससे पहले एक अभी लास्ट चीज, पेज 5 पे आए और तकरीबन दरमियान में एक डब्बा बनाया मैंने। पहुंचे? इसमें इंतहाई टेक्निकल बात समझ लें, इंतहाई टेक्निकल बात, और उसका एक आसान सा सवाल है वो देखते हैं। इंतहाई टेक्निकल बात यह है कि अगर 2024 में 2024 हमने एक फैक्ट्री बंद कर दी या हेल्ड फॉर सेल का लेबल लगा दिया, तो 24 की इनकम स्टेटमेंट में इसको ऐसे प्रेजेंट करेंगे ना, अभी बताया। 23 में ये था हेल्ड फॉर सेल, लेकिन हम कंपैरेटिव की शक्ल बदल देंगे, फॉर कंपैरिजन हम इसको 23 में भी इसी एक लाइन की शक्ल में दिखा देंगे। अगर इस साल ये बिक गया या हेल्ड फॉर सेल हो गया तो हम 24 में तो इसको इस तरह दिखाएंगे, 23 को भी रिक्लासिफाई कर देंगे कंपैरिजन पर्पस के लिए। लेकिन एसओएफपी में अगर तो बिक गया तो खत्म है, अगर हेल्ड फॉर सेल है तो एसओएफपी में क्या हो रहा है, ये हेल्ड फॉर सेल करंट एसेट्स में पूरा ग्रुप आ रहा है। अच्छा, ग्रुप बिना एसेट्स करंट एसेट्स में आएंगे, लायबिलिटीज करंट लायबिलिटीज में शो होंगी। इस 24 में ये हेल्ड फॉर सेल लेबल लगा तो 24 बनाते हुए 23 की इनकम स्टेटमेंट रिक्लासिफाई होगी। क्या मतलब, इसको 23 में भी एक लाइन आइटम दिखाएंगे, हालांकि 23 में ये था नहीं,
24 में हुआ है, लेकिन कंपैरिजन के लिए हम इनकम स्टेटमेंट को चेंज कर देंगे, लेकिन एसओएफपी को चेंज नहीं करेंगे। यानी एसओएफपी में ये 24 में करंट एसेट्स में आएगा, 23 में नहीं करंट एसेट्स में आएगा। तो ये जो किसी एक साल में इसका डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन बनना है, इनकम स्टेटमेंट में कंपैरेटिव को चेंज करना है, एसओएफपी में कंपैरेटिव को चेंज नहीं करना है। बिल्कुल इसी तरह डिसकंटिन्यूड था, 2025 में नहीं रहा डिसकंटिन्यूड, वापस आ गया, लेबल वापस हो गया, तो अब 2025 के अंदर पूरी इनकम स्टेटमेंट नॉर्मल हो जाएगी, तो 24 वाली भी सारी नॉर्मल कर देंगे। लेकिन एसओएफपी 25 में नॉर्मल हो जाएगी, 24 में वो करंट में आता रहेगा। तो किसी भी डिस्पोजल ग्रुप का या डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का किसी एक साल में होना पिछले साल की इनकम स्टेटमेंट को चेंज कर देगा, एसओएफपी को नहीं। ये मैंने इस डब्बे के अंदर ये सब लिखने की कोशिश की है, खास तौर पे जो बुलेट बोल्ड करके लिखा हुआ है, बाहर आ जाना होना या बाहर आ जाना। इनकम स्टेटमेंट पिछले साल की रिक्लासिफाई होगी, बैलेंस शीट रिक्लासिफाई नहीं होगी। तो अगर आप ये 4 सिनेरियो अच्छी तरह देखा है ना, तो ये डन। हाँ जी, चले ठीक है, डन। क्लास 12 खत्म। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।